हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए डेली मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। इस क्लास से आप लोग को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन होगा, इसलिए आप लोग डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सोशल साइंस का मॉडल पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि इस लाइव क्लास में अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ सके। तो ये रहा आज के क्लास का क्वेश्चन 1, जो सोशल साइंस के मॉडल पेपर 2 का है। क्वेश्चन 1 कहा जा रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के सामने। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो याद रखेंगे सभी लोग बाबू, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। काउंट काबूड को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबूड को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। आज के मॉडल सेट में जितने भी प्रश्न देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और भिविया प्रश्न रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़ रहें और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो वे अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि लाइव चैट का ऑप्शन सिर्फ लाइव क्लास में रहती है। तो काउंट काबूड को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री के पद पर। याद रखेंगे, काउंट काबूड को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण और भिन्न प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखें और उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। तो याद रखेंगे सभी लोग, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर दीजिए बाबू। जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं सभी लोग प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए, बहुत बढ़िया। याद रखेंगे, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो याद रखेंगे सभी लोग बाबू, रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह से डेली लाइव क्लास लेकर आते रहें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो याद रखेंगे बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि लंदन में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा अर्थात प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था वह सन 1944 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो कहाँ का दार्शनिक था। बहुत ही महत्वपूर्ण और भिन्न प्रश्न आप लोगों के सामने है। प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें
और जो भी स्टूडेंट बाद में इस क्लास को देख रहे हैं तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रयास जरूर करें बाबू, क्योंकि आप लोग को मालूम ही होगा कि इस बार बोर्ड एग्जाम में दुगना क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए जितना ज़्यादा आप लोग के प्रैक्टिस रहेगा उतना ही आप लोगों में स्पीड बनी रहेगी, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हल करना है, समझना है, तभी तो ही आप बना पाएंगे। जितना आपके अंदर स्पीड रहेगी उतना ही आप लोग के लिए फायदा रहेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कशन करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, क्योंकि आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर सभी विषय से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया गया है। इसलिए आप लोग प्ले लिस्ट को सेलेक्ट करें और प्रश्नों का डिस्कशन जरूर देख लें। तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो याद रखेंगे रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था बाबू? फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो याद रखेंगे मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो याद रखेंगे सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, जिसे नवीकरणीय भी कहते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग के जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नवीकरणीय को हटा दिया, इसलिए आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखें और अंत तक जरूर जुड़े रहें बाबू। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा में कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो याद रखेंगे 200 किलोमीटर। तट रेखा में 200 किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण और VVI प्रश्न आप लोग के सामने है। ध्यान से देखें इस प्रश्न को और उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? प्रयास करें। कुछ लोग उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू। इसी तरह से मेहनत करते रहें और अच्छा मार्क्स से उत्तीर्ण हो। चलिए, तो याद रखेंगे देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो याद रखेंगे बाबू कुल जल का 96.6 प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल है जो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। आज के मॉडल सेट में जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं इससे 90% क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और रिपीटेड क्वेश्चन आज के मॉडल सेट में है। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास जरूर करें। अगर आप लोग को प्रश्न का उत्तर याद नहीं है तो उसे आप याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, खरीफ होगा, याद रखेंगे। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? तो याद रखेंगे सभी लोग चावल है जो खरीफ फसल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो याद रखेंगे सभी लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत का जो प्रथम स्थान पर राज्य है वह है बाबू महाराष्ट्र। याद रखेंगे महाराष्ट्र है जो प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग या सीमांत सड़कें? बताइए कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो याद रखेंगे पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा है जो सड़कों का वर्ग नहीं है, मगर एक्सप्रेस वे, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, सीमांत सड़कें ये सभी सड़कों का एक वर्ग है। पूर्व पश्चिम गलियारा सड़कों का वर्ग नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे जिसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी कहते हैं ECR का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग से पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान और भिवाई प्रश्न है। चलिए कुछ लोग उत्तर दे रहे हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहे बाबू। हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार की सीमा से, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे बाबू, बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग सामने है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है बाबू? यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें और सभी लोग से हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया, अब्राहम लिंकन का, अब्राहम लिंकन का यह कथन है बाबू कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, आपसे पूछ रहा, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है बाबू? तो याद रखेंगे नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या 71 करोड़ है, 71, लगभग 71 करोड़ मतदाताओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो आप लोग के सामने ये 4 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ है। लोकतंत्र विधिदाताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं रहती है। ये 4 कथन में कौन कथन सही है? तो याद रखेंगे ये 4 कथन में ऑप्शन सी कथन थर्ड है जो सही है बाबू। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, अर्थात विभिन्नता में सामंजस्य लाने में क्या है? सक्षम है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। बहुत ही आसान प्रश्न आप लोग के सामने है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं कितनी स्तरीय है बाबू? तो याद रखेंगे 2 स्तरीय। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 2 स्तरीय हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लास का लक्ष्य है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन कर लें, क्योंकि आप लोगों के पास अब बहुत ही कम समय बचा है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर सही करके आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो याद रखेंगे सभी लोग, बहुत ही आसान और भिन्न प्रश्न है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया था बाबू? जयप्रकाश नारायण ने किया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को
बहुमत मिला? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो सभी लोग याद रखेंगे, 1977 में हुए आम चुनाव में किसे बहुमत मिला था? जनता पार्टी को। जनता पार्टी को बहुमत मिला था 1977 के आम चुनाव में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आप लोग उत्तर देने का प्रयास जरूर करें, कुछ लोग उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से आप लोग भी मेहनत करें बाबू। कोई बात नहीं, उत्तर गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा, मगर प्रयास जरूर करें उत्तर देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर है बाबू महेंद्र सिंह टिकैत। याद रखेंगे, महेंद्र सिंह टिकैत हैं जो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बहुत ही महत्वपूर्ण और भी प्रश्न है। तारी विरोधी आंदोलन, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो सभी लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है बाबू, वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो बगल में बेल आइकन उससे बजाना ना भूलें, क्योंकि उसी से अगर आप लोग उसे बजाते हैं तो आप लोग के पास सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच पाती है। आगे बढ़ते हैं। 29, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 29 बाबू बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो सभी लोग याद रखेंगे, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। जहाँ जो समाज क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटा हुआ है वहाँ सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहे बाबू, कम से कम समय लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर दीजिए बाबू कि संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है। चलिए तो याद रखेंगे, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है, प्रयास जरूर करें। बहुदलीय, संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा या गोवा? बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग से पूछा जा रहा है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे बाबू, भारत में जो गोवा राज्य है उसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, क्योंकि बहुत ही कम क्षेत्रफल गोवा राज्य का और संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आप लोगों से भारत में राज्य पूछ रहा है, ना कि बिहार में शहर। एक प्रश्न और बनते हैं बाबू कि बिहार के कौन से जिला में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में ना आए। यहाँ आपसे राज्य पूछ रहा है, ठीक है, तो राज्य पूछे तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक किसका होगा? गोवा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया बाबू, जो क्वेश्चन बोले वह क्वेश्चन अगले प्रश्न में है, अगले क्वेश्चन नंबर में है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देख लीजिएगा दोस्तों, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो अगर आपसे जिला पूछे बिहार का तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबू पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? 33 का सही उत्तर दीजिए बाबू। तो याद रखेंगे, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क नहीं 50 रुपया लगती है और ना ही 70 रुपया और ना ही 10 रुपया। याद रखेंगे, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए चार्ज नहीं लग रही है, ना ही 50 रुपया, ना ही 70 रुपया, ना ही 10 रुपया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना रुपया है बाबू? 2008-9 के अनुसार
अभी के अनुसार नहीं पूछा जा रहा है, 2008-9 के अनुसार पूछा जा रहा है बाबू। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो याद रखेंगे 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये थी। कितना था बाबू? 25,494। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं कितने? 5, 4, 3 या 2? तो याद रखेंगे वित्तीय संस्थाओं के प्रकार 2 होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार कितने हैं? तो याद रखेंगे देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार 2 हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र? बहुत ही आसान सा प्रश्न आप लोग से पूछा जा रहा है इस मॉडल सेट में, और रिपीटेड क्वेश्चन है, VVI प्रश्न, इसलिए जरूर देखें और सभी प्रश्न का डिस्कशन जरूर देखें बाबू। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो याद रखेंगे बहुत ही आसान प्रश्न, उत्तरी बिहार है जो क्या है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सभी लोग जानते होंगे इस प्रश्न का सही उत्तर बाबू। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसलिए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। और जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कोसी, बहुत बढ़िया, कोसी। बिहार में जो नदी को शोक कहा जाता है उस नदी का नाम है कोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर की तली कर रहा है बाबू, जमीन पर नहीं, धरातल पर नहीं कर रहा, महासागर। तो जब महासागर की तली पर होने वाले कंपन का नाम पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुनामी कहते हैं। याद रखेंगे महासागर की तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। और आज के मॉडल सेट का लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? बहुत ही आसान प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? प्रश्न का उत्तर सभी लोग को मालूम होना चाहिए। याद रखेंगे बाबू, अस्पताल। प्राथमिक उपचार के लिए ना ही ठंडा पानी डालना चाहिए ना ही गर्म पानी। इस ऑप्शन के अनुसार से सबसे पहले हमें अस्पताल उन्हें पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कितने प्रश्नों का उत्तर सही हुआ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन हो सके। गुड नाइट, शुभ रात्रि।